तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा आपको पता है हमने स्टार्ट किया है 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज मैनेजमेंट पेपर 2 के लिए एनटीए नेट जेआरएफ। हमारा टारगेट है 2024 में, जो अभी जून का एग्जाम होने वाला है। तो वो पोस्टपोन हो गया है, जैसा आप जानते हैं अगस्त में हो गया है, तो उसी के लिए सीरीज है। ऑल्दो दिसंबर वाले बच्चे भी इस सीरीज को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन है। और जैसा मैंने कहा है हमेशा, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर आपको खुद मार्क करना है। उसके बाद आप आंसर की स्लाइड्स पर जाएंगे और अपना जो स्कोर है वो मुझे जरूर आप लोग भेजिए। और उससे क्या होगा, आपके अंदर का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको भी लगेगा कि यस, हमारे कितने सही निकल रहे हैं, और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो वो जरूर भेजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज फिर 15 क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के केस में कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको पता है नेशनल इनकम क्या होती है, आपको ये भी पता है कि जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी और एनडीपी क्या होते हैं। नहीं पता है तो पता करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेशनल इनकम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चार चीजें दी गई हैं, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। ए जो है वो आपका इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बोला गया है कि वो ज्यादा होता है ग्रॉस नेशनल इनकम से। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है ग्रॉस नेशनल इनकम से। ये वाला जो पॉइंट है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जीएनआई को प्रीवियसली जीएनपी कहा जाता था, यानी कि दोनों जो है वो क्या है, एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही के नाम है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, गलत है। बाकी जितने भी हैं वो सही है, कि यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी लेस नेशनल नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। नेट इनकम प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है इक्वल टू जीएनपी लेस डेप्रिसिएशन, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू एनएनपी लेस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, in the context of international monetary system, the case for a fixed exchange rate regime claims। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के संदर्भ में एक निश्चित विनिमय दर व्याख्या का मामला यह दावा करता है कि, क्या दावा करता है, far from the correcting trade imbalance, depreciating a currency in the foreign exchange market trend to cause the price inflation। व्यापार असंतुलन को ठीक करने के अतिरिक्त किसी मुद्रा की कीमत का विदेशी विनिमय बाजार में कम होने की मूल्य में वृद्धि होती है, या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम आर वनरेबल्स टू स्पेकुलेटिव प्रेशर्स। परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था अव्यवहारिक दबाव के लिए अहम होती है, या द गुड एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। देश में उत्पादित माल और सेवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। द नीड टू मेंटेन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इम्पोज द मॉनेटरी डिसिप्लिन ऑफ ऑन अ कंट्री। निश्चित विनिमय दर को कायम रखने की मांग देश में मौद्रिक अनुशासन लाता है। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के केस में बताया गया है, एक्सचेंज रेट रिजिम को क्लेम करता है? द राइट आंसर इज 3। द पॉइंट इज दिस वन, द गुड एंड सर्विस मैन्युफैक्चर इन द कंट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये जो आपका देश में उत्पादित जितना भी माल और सेवा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, नोटेबल मिथ अबाउट द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा जो है वो मिथ बताया गया है। यहाँ पर आपको कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इंटरप्रेन्योर आर एकेडमिक्स एंड सोशल मिसफिट। वो एकेडमिक और सोशल मिसफिट होते हैं, यानी कि उसके लिए सही नहीं होते हैं। इंटरप्रेन्योर मस्ट फिट इनटू एन आइडियल प्रोफाइल। वो एक आइडियल प्रोफाइल में फिट होने चाहिए। इंटरप्रेन्योर आर डूअर एंड थिंकर्स। वो डूअर और थिंकर होने चाहिए। और इंटरप्रेन्योर नीड मनी। सारे इंटरप्रेन्योर्स को मनी चाहिए। इंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बोर्न बट मेड। इंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो सही है वो आपको बताना है। द राइट आंसर इज 1। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये,
इंटरप्रेन्योर के केस में ये वाला पॉइंट, इंटरप्रेन्योर आर एकेडमिक एंड सोशल मिसफिट, ये पॉइंट, ये मिथ का मतलब पता है ना कि ऐसी कहावत है, कहा जाता है ऐसा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, इंटरप्रेन्योर मस्ट फिट इनटू द आइडियल प्रोफाइल, और ऑल इंटरप्रेन्योर नीड मनी। ये कुछ ऐसे मिथ हैं जो बनाए गए हैं इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ ऐसे मिथ हैं जो कि बताए गए हैं कि क्या कैसे होते हैं वो, तो वो उनको उनको यहाँ पर लिया गया है, आप इनमें से देख सकते हैं। ये देखिए जो पॉइंट वहां दिया गया है, दिस वन, है ना, तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो इसमें ऑलरेडी गिवन है, उन्हीं के आधार पर आप इसमें लगा सकते हो, तो इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस स्ट्रेस दैट देयर आर नो यूनिवर्सल रूल फॉर मैनेजर्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब? Which of the following approaches stress that there is no universal rule? कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता है मैनेजर्स के लिए कि वो अपनी जॉब को करने के लिए इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करें। ऐसा किस अप्रोच के अकॉर्डिंग बोला गया है? कंटिजेंसी, एम्पेरिकल, मैथमेटिकल, सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी लेटेस्टली जो जून 18 को पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया है। द राइट आंसर इज वन गाइस, पहला आंसर जो है कंटीजेंसी अप्रोच। ये हमेशा कहता है आकस्मिकता, यानी कि जो नीड है, नीड के अकॉर्डिंग मैनेजर को अपने जो रूल्स हैं या अपना जो भी उसको काम करना है वो उस नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है क्योंकि हर बार सिचुएशन जो है वो एक ही रहे, ठीक है। तो अप्रोचेस टू मैनेजमेंट यहाँ पर दी गई है कि और कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। Next, question number 20. To achieve its aim in a strategic human resource management, organizations formulate the execute human resource. स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने ह्यूमन रिसोर्स में क्या फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट किया है? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या चीज है जो उन्होंने लेकर आए हैं ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करने के लिए? पॉलिसीज, बिहेवियर, प्रैक्टिस या फिर कॉम्पिटेंसीज, किन चीजों को लिया गया है? ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द राइट आंसर इज टू गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बताई गई है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए। पहली है पॉलिसीज और दूसरी है प्रैक्टिस। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर भी बताया गया है। क्या है? पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ए एंड सी। Okay. The holistic, integrated, goal-oriented process of planning, recruiting, selecting, developing, managing, and compensating employees is known as. एक holistic approach के बारे में बात कर रहा है पूरा, जिसमें कर्मचारियों के नियोजन, भर्ती, चयनकार, विकास करने वाली, प्रबंध करने वाली और क्षति पर लाइक एक तरह से सभी कुछ, जिसका उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशंस के सारे कामों को करना उसका उद्देश्य है। तो ये प्रोसेस किसके बारे में बताई गई है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर टैलेंट मैनेजमेंट, किसके बारे में बताया गया है? ये द होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ, integrated and goal oriented process of planning, recruiting, selecting, developing, each and everything यहाँ पर आ रही है। तो it comes under the four guys talent management. टैलेंट मैनेजमेंट में आप देखोगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है हमारा, जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम अपने टैलेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर आ रहे हैं, उनको बरकरार रख रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। The next questions, which one of the following task is not accepted to be performed in sales management? इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो सेल्स मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? Which one of the following task is not expected to be performed by the sales management? Designing sales territory, सेल्स टेरिटरी को डिजाइन करना, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, सेल्स की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, या सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स को सिलेक्ट और रिक्रूट करना। इसमें से कौन सा काम है जो नहीं करते हैं? द राइट आंसर इज टू गाइस। क्यों? क्योंकि सेल्स प्राइस लाइक प्रोडक्ट का जो प्राइस है
उसको बनाने का काम जो रहता है वो उनका रहता है, जो कंपनी के पर्सन इन चीज़ों में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो उसको डिज़ाइन करते हैं, जिनको ये पता होता है कि कितना प्रोडक्ट में कॉस्ट आया है, वो ये इसको डिसाइड करेंगे। सेल्स मैनेजमेंट का काम होता है सेलिंग करना, है ना, तो वो प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये टास्क ये नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। करेक्ट फॉर्म कौन सा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? बेल शेप पीएलसी, या फिर स्क्लैप्ड पीएलसी, साइकिल रिसाइकिल, या फिर ग्रोथ स्लम पीएलसी? इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट फॉर्म है पीएलसी का? द राइट आंसर इज 1। इसका सही आंसर है दिस वन। ये तीन जो हैं ये आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टाइप्स हैं। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ये मतलब जो इनके जो एग्जाम ये जो दिए हुए हैं ना 1 2 3 4, ये किस किस तरह की पीएलसीज है उनका यहाँ पर पैटर्न बताया गया है ना, साइकिल रिसाइकिल पैटर्न, स्केलोप्ड पैटर्न्स, ग्रोथ स्लम पैटर्न, तो वही यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए शो किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल बेल शेप पीएलसी कैसी होती है तो ये तो आप लोगों को पता ही है, इसलिए ये बाकी के जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए। नाउ एज पर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है, तो बस आपको इनसे मिक्स एंड मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग हॉट सीजन, तो कितने एम्प्लॉयज पर ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी ऑफिसर्स कितने पर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स कितने पर होना चाहिए, और एम्बुलेंस रूम कितने पर होना चाहिए, तो ये आपसे पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज 1 गाइस, इसका सही आंसर है 1। जैसे कोल्ड ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द हॉट सीजन, हमको सभी को पता है ये चीज़ कि अगर नॉर्मल पानी की व्यवस्था तो सभी जगह रहती ही है, लेकिन अगर वर्कर्स जो हैं वो 250 से ज़्यादा होते हैं तो फैक्ट्री में कोल्ड वाटर की फैसिलिटी यानी कि कोल्ड वाटर कूलर जो है वो लगना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर जो रहता है वो आप लोगों का जो है वो 1000 अगर आपके पास वर्कर्स हो चुके हैं तो आपके पास एक अलग से सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होना चाहिए फैक्ट्रीज में। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स जो रहता है वो 150 वर्कर्स पर रहता है, यानी कि अगर आपके पास 150 वर्कर्स हैं तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, 300 वर्कर्स हैं तो 2 फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। एम्बुलेंस रूम जो है वो मोर देन 500 वर्कर्स, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास 500 से ज़्यादा वर्कर्स है तो आपको एक एम्बुलेंस रूम लगेगा जिसमें एक डॉक्टर और एक जो वार्ड बॉय रहता है ना, तो वो यानी कि हेल्पर जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन मेथड्स आपको बताई गई हैं और यहाँ पर सैंपल सेगमेंट्स बताया गया है। डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बेनिफिट्स एंड बिहेवियर, ये है मार्केट का सेगमेंटेशन और यहाँ पर इसके हैं इसके सैंपल, कौन सा किसके अंदर आता है। इसके लिए मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना ये ऑलरेडी इनका जो डिटेल है वो ऑलरेडी आप लोगों को कराया गया है। तो बताइए ज़रा कि क्या हो सकता है, डेमोग्राफिक के लिए क्या होगा, अगर इससे भी आप अंदाज़ा लगाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। चलिए क्या, सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए, क्योंकि सभी में ऑप्शंस ना बड़ा घुमा फिरा के दिए। द राइट आंसर इज ए गाइस, इसका सही आंसर है ए। तो जैसा मैंने कहा था डेमोग्राफिक से अंदाजा लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि जेंडर जो है ये 1 2 3 में दिया हुआ है। ठीक है, अब साइकोग्राफिक जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये हाँ एक चीज है कि हाँ दिस इज रिलेटेड टू द सेल्फ वैल्यू, इससे हम अंदाजा लगा सकते थे। बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट का मतलब क्या हो गया कि क्या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा, बिहेवियरल जो है वो हमारा लॉयल्टी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इनके बाकी के भी सैंपल्स पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दी अगेन दी इम्पोर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फेबियन एंटरप्रेन्योर, ड्रॉन एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर इनके टाइप्स बताए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसको बिलोंग करता है। तो कौन है जो इंडस्ट्री लीडर है, कौन है जो फाउंड द प्लेस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, कौन है जो यहाँ पर अपने लिए रास्ता ढूंढ लेता है जब रिसोर्सेज की कमी होती है।
रिलुक्टेंट टू चेंज, चेंज की तरफ जो नहीं ज़्यादा मूव करता है वो कौन सा है? स्पेक्टिकल अबाउट द चेंजेस टू बी द मेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर इज डी गाइस, इसका सही आंसर है डी। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? ख्यालों की दुनिया में रहने वाले, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, अपने आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो ले लेंगे, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलने दो। ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स आपके जो होते हैं वो चेंज को पसंद नहीं करते हैं, जो दादा परदादा चलाए आ रहे थे मेथड्स, ये उसी मेथड्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ये नई मेथड्स को नहीं अपनाते हैं। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि मौका परस्त एक तरह से होते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है, फाउंड द प्लेस वेयर देयर इज अ लेक ऑफ रिसोर्सेज, तो बस वहां पर ये किस तरह से चीजें करनी है उनको करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है आपके इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर, ये जो होते हैं ये इंडस्ट्रीज के लीडर होते हैं क्योंकि ये नए नए आइडियाज को सामने लेकर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच अ कंप्यूटर कैन स्टिमुलेट इन दी असेंडिंग ऑर्डर। कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर आपको लाइक इंटेलिजेंसी के बेस पर आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में इनको लेकर आना है ना, असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको लेकर आना है। विजुअल, स्पेक्टिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल और बॉडीली काइनेटिक, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज 1 गाइस, इसका सही आंसर है 1, दिस वन। ठीक है, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटिवेशनल फैक्टर अकॉर्डिंग टू हैंसबर्ग, तो ये आप सभी जानते हैं, कई बार आप पढ़ भी चुके हैं। द राइट आंसर इज 1 गाइस, जो ये है ना आपका दिस वन, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड दी सैलरी, इट्स नॉट कम्स अंडर दी मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, ये मोटिवेशन में नहीं आएंगे, हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं। ये मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स का दिया गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कौन सा पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। द राइट आंसर इज 1 गाइस, बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट्स नॉट कम्स अंडर दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ओके, बाकी की जो चीजें हैं वो इसमें आएंगी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का डिटेल जो बताया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ट्रेड रिलेशन मिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड रिलेशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है वो आपको बताना है। प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइस पॉलिसी, म्यूचुअल सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टेरिटरी राइट। द राइट आंसर इज 1, प्रोडक्ट वैरायटी इज नॉट कम्स अंडर दी ट्रेड रिलेशन मिक्स। ये इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कितने आंसर सही निकले जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, टेक केयर।